यस। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहा है अल्फा अमाइलेज, जो कि एक तरीके से अगर अपन एग्जांपल ले तो जौ के अंदर जो है ये प्राकृतिक रूप से सीड के अंदर ही है, ज़्यादातर अमाइलेज होते हैं। ये ब्रेकडाउन कर रहा है एक तरीके से जो स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स या ऑलीसेकेराइड्स है उनको ऑलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड्स में। उसके बाद में बीटा अमाइलेज, इसको माल्टोज में, माल्टोज से जो है वो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो कि दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करता है और ब्रेक करके बनाता है मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज या मैनोज के रूप में। ठीक है, हेक्सोज शुगर कर देते हैं यहाँ पे, हेक्सोज शुगर। अब सबसे बड़ी चीज अगर अपन कहे तो इन ग्लाइकोलाइसिस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, ये दो। तो एक्चुअली में दैट इज द मोबिलेशन, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। तो जो मोबिलाइजेशन हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो कुल मिला के किसी भी रूप में अगर कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो सेल्यूलोज, हैवी सेल्यूलोज या पेक्टिन के रूप में, हालांकि ये स्ट्रक्चरल है, जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं होती, लेकिन अगर अपन इनके मोनोसे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं या हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से सेल्यूलोज भी किस में ब्रेकडाउन हो जाती है, ग्लूकोज में, क्योंकि दीज आर द डेरिवेटिव चेन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्ट या मोनोसेकेराइड। तो ये सारे के सारे जो है रॉ मटेरियल के रूप में, और यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल और एनर्जी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट। यही हमारा मेन उद्देश्य है इनको स्टोर करने का। सेकेंडरी लेवल पे अब हम ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद, ये मिटा दिया, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की भी हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो सजीवों की कोशिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, और प्रोटीन्स के बिना सारी चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सभी प्रोटीन एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन संरचना के रूप में भी काम में आ रहा है, प्रोटीन स्टोरेज में भी काम आ रहा है, और प्रोटीन जो है उसके अंदर एनर्जी स्टोरेज है, गतिज ऊर्जा स्टोरेज है, उसके ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। प्रोटीन एक्चुअली में बने हुए किसके हैं, अमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो अगर हम सामान्य जल अपघटन करें प्रोटीन्स का तो हमें क्या मिलेगा, हमें नॉर्मली उसके अंदर केवल और केवल बहुलक मिलेंगे अमाइनो एसिड्स के रूप में। अब अगर यहाँ पे अपन अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं मोबिलाइजेशन में, चालन में, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेकेंड नंबर पे दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के लिए अगर अपन कहें तो दीज आर द किससे बने हुए हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर अपन इनकी बात करें तो इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, जिसकी वजह से डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो कॉज करते हैं। सामान्यतः प्लांट्स में प्रोटीन्स किस रूप में, दीज आर क्या नाम था, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटामिन्स, प्रोलामिन्स के रूप में। ऐसे अगर अपन और बात करें तो प्रोटामिन्स, लेकिन ये जंतु है, कैरेसिन टाइप, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें हिस्टिडीन की, तो हिस्टिडीन भी एक तरीके से जंतु एवं पादप दोनों में मेन न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में सामने आ रही है, तो वो भी यहाँ पे होगी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो स्केलेरो प्रोटीन्स के नाम पे, जो कि अस्थीय या पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उनके रूप में आती है। तो प्लांट्स में हम इन चार की बात कर रहे हैं। एल्बुमिन्स की हम बात करें तो जैसे रेसिन, अगर इसके लिए कहें तो अरंड,
इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ा रिसिनस कम्युनिस, रिसीन। वहीं अगर अपन गेहूं की बात करें तो लगभग गेहूं के अंदर है ल्यूकोसिन, वीट। गेहूं में ल्यूकोसिन के रूप में क्या? हाँ हाँ, कैमरा नीचे करो, हाँ कैमरे पे, ठीक है। दैट इज ल्यूकोसिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की करें तो ज्यादातर ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है स्टोरेज के रूप में, एंजाइम्स भी इसी रूप में और संरचनात्मक के रूप में भी। तो ग्लोबुलिन्स में हमारे पास में दो है, जैसे कि एरेकिस हाइपोजिया, एरेक्सिन मूंगफली, ठीक है। एंड गेहूं के अंदर इसकी एक है लेग्यूमिन, ये वैसे गेहूं जौ के अंदर भी, ठीक है। ग्लूटामिन्स की अगर अपन बात, ग्लोबुलिन्स में एक और हम डाल देते हैं, था याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा हम लिख देंगे। ग्लूटामिन्स में ग्लूटेनिन जो कि मिल रहा है गेहूं में, ठीक है। एंड ग्लूटामिन्स के बाद ओराइजीन, ये चावल में ओराइजा सटाइवा। प्रोलामिन्स की अगर अपन बात करें तो ये परफेक्टली पादप प्रोटीन्स ही हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते, ये पादपों के अंदर ही पाए जाते हैं, जिनमें हम यहाँ पे नाम डाल सकते हैं जैसे कि ग्लाइडीन, हॉर्डिनिन, ये एक तरीके से बाजरा, हॉर्डियम वल्गेर, वो सॉरी जौ, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डिनिन, रिसिन हो गया, हॉर्डिनिन हो गया, एंड दैट इज जियामेज जीन, मक्का, जियामेज, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे मटर में हो हीमोसेरीन, मटर, हीमोसेरीन, ये इसके अंदर मिल जाएगा। सामान्यतः अमाइनो एसिड के एमाइड्स के रूप में, अमाइनो एसिड्स के अमाइड्स के रूप में। जैसे अगर अपन बात करें ग्लूटामिक एसिड, GLU, ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड के अमाइड्स के रूप में कैसे मिलेगा? ये ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन्स, GLN। उसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड, ASP, ये किस रूप में मिलेगा? एस्पर जीन्स, ASN, एमाइड्स के रूप में जो है ये मिलते हैं। तो ऐसे में जब इनका अपघटन किया जाता है एमाइड एंजाइम की उपस्थिति में, तो ये क्या हो जाते हैं? वापस एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाकर क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड। तो ये स्टोरेज के रूप में है। तो ये तो हो गया हमारा स्टोरेज कंप्लीट। अब इनका एक बार मोबिलाइजेशन देख लेते हैं प्रोटीन्स का। तो एक्चुअल में प्रोटीन्स के मोबिलाइजेशन में सिंपल प्रोटीज एंजाइम जो है वो इन्हें तोड़ देते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड प्रोटीन्स क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमारे पास में सिंपल प्रोटीन्स है, डेरिवेटिव प्रोटीन्स है या ड्राइव्ड प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं, और कौन सी है? पॉलीप्रोटीन्स है। तो पॉलीप्रोटीन्स ब्रेक डाउन होती है ड्राइव्ड में और सिंपल प्रोटीन्स में, और ये सिंपल प्रोटीन जो है वो फाइनली पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेक हो जाती है किसमें? अमाइनो एसिड में। लिख लीजिए एक बार।
ये तो हैं अमाइड्स, ये तीर का निशान हम इधर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से, चाहे दोनों तरफ ही लगा देते हैं, ये यूं ये यूं, ठीक है। यहाँ पे हम एंजाइम्स का नाम डाल सकते हैं, ये हो गया ग्लूटेनिन सिंथेटेज, that is as per gene synthetase, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, जो मोबिलाइजेशन में ज़रूरी है। प्रोटीन्स, अब ये प्रोटीन्स कौन से हैं? टेट्रा स्ट्रक्चर के रूप में, पॉली पेप्टाइड, ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है, एंड सिंपल प्रोटीन्स। के रूप में होती हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज, ठीक है। और प्रोटीएज एंजाइम जो है इनको क्या तोड़ देगा? एक तरीके से पेप्टाइड्स में, सिंपल पेप्टाइड्स में इसका क्या कर दिया? इसने ब्रेक डाउन कर दिया। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा आएगा? पेप्टाइडेज, ठीक है। और ये इसको किस में ब्रेक डाउन कर देगा? अमाइनो एसिड्स, क्लियर। और ये अमाइनो एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक तरीके से, क्योंकि ये अमाइनो एसिड जो हैं इनमें से एमिनो और क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर वहाँ पे हम इनका करते हैं हाइड्रोजनीकरण एंड डीहाइड्रोजनीकरण, कीटो ग्रुप्स का ब्रेकडाउन एंड अल्फा ग्रुप्स का ब्रेकडाउन। और फाइनली ये क्या रिड्यूस करते हैं? एनर्जी। और रॉ मटेरियल किस में काम आता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में। ठीक है। तो सबसे बड़ा यूज इनका जो है एक तरीके से ऑक्सीडेशन में भी आ रहा है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी जैसे प्रोटीन्स है, तो एक्चुअल में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन जो है वो सिंथेसिस करता है किसको? मैनी मोर एंजाइम्स को, खुद प्रोटीन के संश्लेषण को भी, और कार्बोहाइड्रेट से संबंधित या रेस्पिरेशन से संबंधित जितने भी साइकिल्स हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन्स की जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक तरीके से यूनिट के रूप में जो है प्रोटीन्स क्या हो गए? डेवलप हो गए। अब थर्ड वन यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं लिपिड्स। लिपिड्स की हम बात करें तो एक्चुअली में सभी के अंदर है, ये हर प्रकार के टिश्यूज में है, लेकिन हर प्रकार के टिश्यूज में इनके उचित कोशिकांग नहीं मिलते जहाँ पे इनका स्टोरेज होता है। तो ये विशिष्ट एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है? इनका डिपोजिशन होता है। मतलब डिपोजिशन का मतलब स्टोरेज ये दर्शाते हैं। ये भी सामान्यतः CHO ही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट जो है वो नहीं है। दूसरा, इसमें ऑक्सीजन की जो रेशियो है हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत ही कम है। इसी वजह से इनके पूर्ण ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सामान्यतः लिपिड जो है वो एंडोस्पर्म कॉटिलिडन्स की लेयर्स में स्टोरेज के रूप में जो है वो पाए
जाते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड सामान्यतः ट्राई ग्लिसराइड्स की सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड संतृप्त व असंतृप्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। एंड ट्राइग्लिसराइड्स की अगर अपन बात करें तो ये सामान्यतः टूटते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में क्या हो जाता है, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, अब अगर अपन इनके संघनन की बात करते हैं, एक्चुअली में संश्लेषण की, तो संश्लेषण भी इनका इसी रूप में होता है, ग्लिसरॉल्स का संश्लेषण, देन फैटी एसिड्स का संश्लेषण, और दोनों के संघनन से बनता है ट्राइग्लिसराइड। और अगर अपन इनके ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन की बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन भी इसी रूप में होता है। सबसे पहले ब्रेकडाउन, जैसे ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो वहाँ पे एंजाइम हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं लाइपेज, लाइपेज तोड़ देगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के रूप में। क्लियर है। अब फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ग्लिसरिक एसिड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के रूप में, और वो कंज्यूम हो जाते हैं किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो या तो पाइरुवेट एसिड में या किधर चल जाएंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। वहीं फैटी एसिड जो हैं उनका ब्रेकडाउन जो है अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होता है, जिसके अंदर ये किसमें कंज्यूम हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में। और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो प्रयुक्त हो जाता है किसमें, क्रेब्स साइकिल के अंदर, और वहाँ उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जहाँ पे वो NADH2 FADH2 जो है प्रोड्यूस करता है एनर्जी के रूप में। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर अपन स्टोर की बात करें तो वो लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये किसके बने हुए हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और फैटी एसिड्स की वजह से ये जल में अघुलनशील। क्लियर है। और जब ये जल में घुलनशील ही नहीं है, जब ये जल में घुलनशील नहीं होते, अर्थात इनका संवहन मतलब परासरण संभव नहीं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन ट्राइग्लिसराइड्स का संश्लेषण जहां ये पाए जाते हैं वहीं होता है। क्लियर है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये बने कहीं और यहाँ ट्रांसफर हो गए, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स के समान या प्रोटीन्स के समान इनका संचलन नहीं हो सकता। इस कारण से ये, और दूसरा ये घुलनशील है ध्रुवीय कार्बनिक पदार्थों जैसे कि अल्कोहल में कुछ मात्रा में, दूसरा अगर अपन बात करें तो जैसे कि बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में। ठीक है, तो इनके अंदर ये घुलनशील है, तो ऐसे में इनका संवहन संभव नहीं है। तो अब हमको चाहिए मोबिलाइजेशन, चलन, कहाँ गया, ये रहा मोबिलाइजेशन। तो ऐसे में इनका ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद में चलन संभव नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको चेंज कर रहे हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, शुगर में। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाता है कि चेंज ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू शुगर। तो शुगर में चेंज कर पाओगे देन इनका मोबिलाइजेशन संभव है, और ये रॉ मटेरियल के रूप में, रेस्पिरेटरी रॉ मटेरियल के रूप में काम आ जाएंगे, और ऊर्जा जो है हमको मिल जाएगी। अब मैनी मोर सीड्स की हम बात करें, जैसे कि मूंगफली, ठीक है, अरंड, सूरजमुखी, सनफ्लावर, ठीक है, तिलहन, सरसों,
मैनी मोर प्रोडक्ट्स हैं जिनके कोटिलिडन्स के अंदर जो हैं इस प्रकार के टिश्यूज़ मिलते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड्स के रूप में जो है और ग्लिसरॉल के रूप में क्या होता है, इनका स्टोरेज होता है। तो व्यावसायिक दृष्टि से भी बाद में भी हम इनको दबा के क्या बोलते हैं, निकाल लेते हैं। वनस्पति घी या वनस्पति तेल के रूप में इनको यूज में लिया जाता है और यही चीज़ जो है वो जर्मिनेट होते हुए सीड में एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी काम में आती है। अलग अलग जगहों पे इनका स्टोरेज होता है तो वो एक अलग कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड के अंदर एक बार इसका मतलब अपचयन देख लें तो इसके अपचयन में हमको 3 मुख्य कोशिकांगों की जरूरत पड़ेगी। ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन में हमको चलेगा ओलियोसोम, ठीक है। फिर हमको ओलियोसोम के बाद में हमको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, परऑक्सीसोम, ठीक है। फिर हमको जरूरत पड़ेगी परऑक्सीसोम के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, एंड साइटोप्लाज्म। इन 4 कोशिकांगों की हमको आवश्यकता होती है। कारण अगर एनिमल्स की बात करें तो ये घटना माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर ये टिश्यूज ओलियोसोम्स में बनते हैं और इनका जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से द्वारा ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, पराक्सीसोम में। और पराक्सीसोम के अंदर के बाद में सक्सेनिक एसिड कहाँ ट्रांसफर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ इनका पूर्ण ऑक्सीकरण संभव है। तो एक बार इसके ऑक्सीकरण को देख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में ट्राइग्लिसराइड्स, एंजाइम आ गया कौन सा, लाइपेज प्लस H2O। और ये एंजाइम जो है किस में, ओलियोसोम में। ओलियोसोम में किस में ब्रेक कर रहा है, ग्लिसरॉल। एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल इज CH2OH, CH2OH, CH2OH। ग्लिसरॉल R CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहाँ पे R CH2, इसको एक नाम और दे देते हैं, डेट इज जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में है दैट इज अल्फा, और इसके बाद वाला बीटा, डेल्टा, गामा, और लास्ट कार्बन को हम बोल देते हैं N-1। तो ये दोनों की दोनों संरचनाएं जो हैं वो आपके सामने हैं, क्लियर है। अब ग्लिसरॉल की अगर अपन बात करें तो ग्लिसरॉल हो गया फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिल ग्लिसरैल्डिहाइड सिंथेटेज, ग्लिसरैल्डिहाइड सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में तो यहाँ क्या करेगा, एक ATP को कंज्यूम करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, तो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ये क्या बना लेता है, PgAl, ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2OH, क्लियर है। और यही चीज़ यहाँ पे इंटर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई HAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो CH2OH जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2OH, और यहाँ पे CH2O उल्टा हो गया, CHO आएगा, ठीक है, दैट इज CH2OH। तो ये और ये दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज कीटो ग्रुप। तो इन दोनों में इंटर कन्वर्ट, और ये किस में प्रवेश कर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर ग्लाइकोलाइसिस में ऊपर जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। मतलब
डाई HAP, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 कार्बन, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फिर ब्रेक डाउन होएगा फ्रक्टोज 1 फास्फेट, फिर वहाँ पे एंजाइम आएगा काइनेज और वो बनाएगा ATPase और वहाँ पे हो जाएगा ग्लूकोज 1 फास्फेट एंड देन ग्लूकोज। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो ये फिर फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 3 फास्फो डाइफॉस्फेट, फिर 1 फास्फेट, वो 3 फास्फेट, फिर 2 फास्फेट, फिर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट देन पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। क्लियर? ये कंप्लीट हो गया। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़कर मैश होकर कहाँ चली जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल के अंदर इसका पाचन संभव। क्लियर है? तो यहाँ पे एक घटना कंप्लीट हो गई, कौन सी? ग्लिसरॉल की। अब हम आते हैं किस पे? फैटी एसिड्स पे। फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन है, अगर हम अल्फा इसको कार्बन को तोड़ते हैं, दैट इज नोन एज अल्फा ऑक्सीडेशन। ठीक है? और अगर बीटा की जगह से टूटता है तो दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। तो यहां पे तो हर ब्रेक में क्या निकलता है? CO2 मॉलिक्यूल के रूप में धीरे धीरे टुकड़े होते हैं। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 कार्बन श्रृंखला के रूप में बार, यहाँ एक एक कार्बन के रूप में टूटेगा, यहाँ पे 2 कार्बन के रूप में टूटेगा, और ये ऑक्सीडेशन का होता है पैराक्सीसोम में। तो इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में देख लेते हैं। ये कंप्लीट मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे इनका कंप्लीट चालन संभव है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए इसको सॉफ्ट वे में ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैराक्सीसोम में ये ग्लाइऑक्सीसोम करेंगे यहाँ पे। टॉपिक है सीड जर्मिनेशन, और इसमें ले रहे हैं मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड, मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड सेक्शन। तो लिपिड सेक्शन में अगर हम चलें तो दैट इज ओलियोसोम। ठीक है? और यहां पे ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड किस में ब्रेक डाउन हो रही है? किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का हो गया। फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स किस में एंटर हो रहे हैं? ग्लाइऑक्सीसोम में। ये फैटी एसिड्स किस में आ गए? ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है? ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर ये एंटर कर रहा है। तो यहां पे होगा इसका अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है? और ये एंटर हो गया इसके अंदर फैटी एसिड जो है, और
दैट इज फैटी एसिड। ठीक है, ये फैटी एसिड जो है वो ऐड करता है किसको, एसिटाइल कोएंजाइम ASH। ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन। क्लियर है? एक्टिवेशन के बाद यहां पे क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, और क्या निकलेगा, FADH2। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एक तरीके से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम है। फिर यहाँ पे आता है आगे, दैट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेसेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है काम में आता है। नेक्स्ट फिर होता है वापस डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जिसकी वजह से निकलता है एक NADH2, और अगले में वापस एक को एंजाइम ASH हमें वापस क्या करना होगा, एंटर करना होगा, जिसकी वजह से बनेगा क्लीवेज। और इस विदलन के फलस्वरूप यहाँ पे फैटी एसिड बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कार्बन में से N-2 जो चेन बनेगी, इस चेन में सेम फैटी एसिड होगा लेकिन 2 कार्बन कम। ठीक है, जैसे कार्बन 16 थे तो अब कार्बन 14, और यहाँ से निकल जाएगा एसिटाइल, हटाओ कोएंजाइम ASH, कोएंजाइम ASH ऐड करना है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A हमको क्या हो गया प्राप्त। इसी में ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर ही अगर अपन कहें तो ये हो गया ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, कहाँ से आया नहीं पता, लेकिन ये ऑक्जेलोएस्टिक जो है इस एसिटाइल कोएंजाइम A को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और सिट्रिक सिंथेटेज से बनाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाएगा सिस एकोनिटिक, सिस एकोनिटिक से बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, इससे बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड। ठीक है, और सिस एकोनिटिक एंजाइम जो है वो यहाँ पे बनाएगा सक्सेनिक। क्लियर? ये सक्सेनिक एसिड जो है ये 2 पाथवे अपनाता है, वो सॉरी सिस एकोनिटिक 2 पाथवे अपनाता है। एक बनाता है सक्सेनिक एसिड और एक बनाता है ग्लाइऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है? ये ग्लाइऑक्जेलिक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम A से रिएक्शन करके फ्री कर देता है, कोएंजाइम A फ्री कर देता है, और ये बनाता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है वो बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ये साइकिल नोन एज अल्फा ग्लाई ऑक्जेलेट साइकिल। क्लियर है? दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये जगह कौन सी है, ग्लाइऑक्सीसोम। अब यह हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया ओलियोसोम। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो एकोनिटिक एसिड जो बना रहा है यहाँ पे सक्सेनिक को, वो एकोनिटिक एसिड मिलता ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा या साइटोप्लाज्म में, ग्लाइऑक्सीसोम में नहीं है। तो इनका ये कहना है कि ये साइटोप्लाज्म में गए। ठीक है, दैट इज एकोनिटिक सिस एकोनिटिक एसिड, और ये वापस अंदर प्रवेश कर जाता है। हो गया। अब ये जो सक्सेनिक एसिड बना है, ये सक्सेनिक एसिड क्या करेगा, ये प्रवेश करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया।
दैट इज सक्सेनिक। सक्सेनिक एसिड बाय फ्यूमरिक, फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड मैलिक एसिड, और इससे बनेगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ठीक है। और यहाँ निकलेगा एक तरीके से FADH2, यहाँ पे निकलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे निकलेगा NADH2। ये ऑक्जेलो एस्टिक जो है ये कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में, इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन जिसकी वजह से ये CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा एंड कन्वर्ट इनटू पैप, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। और ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है स्टेप बाय स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस किसमें बदल जाएगी, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है ये जल में घुलनशील है, तो इस ग्लूकोज का संवहन संभव है, तो अब ये दूसरे पार्ट्स में जाकर ग्लाइकोलाइसिस या रेस्पिरेशन में जो है भाग लेकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट चीज में दैट इज ब्रेकडाउन, ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। और अब अगर हम बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए तक तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन अगर हम फैट को चेंज करना चाहते हैं ग्लूकोज में, तो एक्चुअली में फैट का रिवर्सिबल जो है वो तब ही होता है जब माध्यम में रॉ मटेरियल के रूप में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन खत्म हो चुके हैं, नहीं है तब ही इनका होता है ऑक्सीडेशन, अन्यथा नहीं होता। तो ऐसे में फिर ग्लाइ ऑक्सिलेट साइकिल ऑन होएगी, जिसकी वजह से फैटी एसिड्स या एसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये रॉ मटेरियल के रूप में प्रयुक्त हो गया है, कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक बच रहा है वो इसी के अंदर है, कौन सा, अब यही मोबिलाइजेशन में, मोबिलाइजेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन मेटाबॉलिज्म, ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब ये सारी की सारी प्रोसेस है, एनर्जी मिल गई, प्रोटीन मिल गए, एंजाइम्स मिल गए, तब अब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन इंक्रीज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे किसका संश्लेषण, आरएनए का। तो आरएनए का जो संश्लेषण हो गया उसके लिए रॉ मटेरियल्स, मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बनना, न्यूक्लियोटाइड्स का बनना, उन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में क्या बोलते हैं बाकी के रॉ मटेरियल्स, पूरा एंजाइम्स, फैक्टर्स, वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म किस में आ गए, न्यूक्लिक एसिड में। तो ये देखा गया कि जो सीड सस्पेंडेड है या जो सीड ग्रो नहीं कर रहा, उसके अंदर यहाँ पे मोबिलाइजेशन भी क्या है, बहुत ही कम। परंतु जब सीड जर्मिनेट हो चुका है या जो जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है, उस दौरान सीड के अंदर क्या हो रहा है, बहुत तेजी से न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का मतलब है न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण, क्योंकि पहले से कोशिका में डीएनए उपस्थित है, लेकिन दो मटेरियल्स, एंजाइम फैक्टर्स की उपस्थिति और एनर्जी सोर्स की उपस्थिति में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि नई कोशिकाएं बना रहे हैं, अभी तक सब कुछ सस्पेंडेड था। दूसरा, नई कोशिकाएं बनाने में जो लाइफ साइकिल हम जो सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं फॉर्म्स में, कौन सी, G1, S, G2 एंड M फेज, विभाजन अवस्था,
तो जीवन अवस्था रुकी हुई थी, लेकिन अब जीवन अवस्था की जो अंतिम अवस्थाएं आएंगी या एस फेज की जो अवस्था आएगी, उस एस फेज में क्या होने वाला है? डीएनए का संश्लेषण। तो उससे पहले निश्चित प्रोटीन्स और निश्चित आरएनएज का संश्लेषण, दैट इज मेटाबॉलिज्म, जो एस फेज में जरूरी है। देन जी2 फेज में क्या हो रहा है? उन डीएनए का संश्लेषण प्लस आरएनए एंड प्रोटीन्स का संश्लेषण, जो कि किस में जरूरी है? एम फेज में हमको जरूरत पड़ेगी इन सारी चीजों का बनना, दैट इज मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड्स। और सेल सस्पेंशन में बिल्कुल जीरो, लेकिन सीड जर्मिनेशन के बाद और सीडलिंग ग्रोथ के बाद देखा गया है कि मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ता है। क्लियर है? अब इस सीड जर्मिनेशन के पूरे प्रोसेस, जिसमें हमने फिजिकल मूवमेंट्स देख लिया, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट देख लिया, रेस्पिरेशन रेट देख लिया, मोबिलाइजेशन देख लिया, मेटाबॉलिज्म देख लिया, अब हमारा एक पॉइंट और बच रहा है, पॉइंट नंबर 6, जिसको हम बोल सकते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स। इन सीड जर्मिनेशन। तो इस रोल ऑफ हार्मोन्स की कैटेगरी में हम यहां पे जो लेंगे वो हो गया सबसे मेन कि जिब्रेलिन हार्मोन। की मुख्य भूमिका है। ठीक है? और सबसे बड़ी चीज बात करें तो एब्सिसिक एसिड की भी मुख्य भूमिका होती है। ये एक तरीके से एब्सिसिक एसिड किसमें करता है? सस्पेंडेड एनिमेशन। ठीक है? और ये क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ डॉर्मेंसी। दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ डॉर्मेंसी। क्लियर है? अब इन्हीं के कोरिलेटेड एंजाइम्स इथाइलिन। ठीक है? इसकी भी लो कंसंट्रेशन जो है वो सीड जर्मिनेशन को प्रेक्षित करती है, बढ़ाती है। ठीक है? सीड जर्मिनेशन को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। वहीं अगर अपन बात करें जिब्रेलिन हार्मोन एंड इथाइलिन, तो एब्सिसिक के अलावा जैसे कि इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, जो कि एक तरीके से क्या है? ऑक्सिन हार्मोन्स है, का सीड जर्मिनेशन में रोल अज्ञात है या रोल नहीं है, रोल नहीं होता। ठीक है? या अभी यूँ कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं है। तो ये सारे के सारे कार्य जो हैं ये किसके हो गए? हार्मोन्स के। अब यहाँ पे आते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि सीड जर्मिनेशन को इफेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि सीड डॉर्मेंसी के कॉजेज के फैक्टर और सीड डॉर्मेंसी को ब्रेकेज के जो फैक्टर्स हैं वही यहाँ पे सीड डॉर्मेंसी सीड जर्मिनेशन के इफेक्टिव फैक्टर्स के रूप में भी आ सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिए।
हेलो हेलो, अरे मैं फ़ोन काट रहा हूँ ना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बाद में बात कर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। तो अगर अपन इसकी बात करें तो बेसिकली वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ पे काम आ जाएंगे, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें, जैसे सीड की ब्रेकडाउन हो चुका है डॉर्मेंसी का, तो जैसे सीड कोट है, या हम पर्टिकुलर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, या फिर जैसे सीड के अंदर जैसे मोबिलाइजेशन या स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनकी हमको यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी, वो सब डॉर्मेंसी ब्रेक हो चुकी है, उनसे ओवरकमिंग हो चुकी है। अब हमको सीधे सीधे जर्मिनेशन की ओर जाना है। तो जब जर्मिनेशन में मोबिलाइजेशन हो चुका है, क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल एंड रेडिकुल का डेवलपमेंट हो चुका है, इनसे रूट एंड प्यूम्यूल्स एक तरीके से डेवलप हो गई हैं, सीड्स जर्मिनेट हो चुके, तो उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी तो फर्स्ट इज यहाँ पे वाटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेसेसरी फैक्टर यहाँ पे है वो है वाटर, क्योंकि वाटर सीड जर्मिनेशन में बेस्ट है, क्योंकि वाटर की वजह से दो चीज़ें, वाटर के हाइड्रोलाइसिस से ही सारे काम हो रहे हैं, ऑक्सीजन के रिलीज से ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के मिलने से NADH2 या इनका अपचयन होता है FADH2 का, क्लियर है। उसके अलावा बाकी की सारी जो रिएक्शंस है, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेज, ये सारी की सारी रिएक्शन भी किसकी वजह से हो रही है, इसी की वजह से हो रही है। तो वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हर प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, यहाँ तक कि जो मोबिलाइजेशन अभी अभी हमने पढ़ा, उसके चालन या मोबिलाइजेशन के या परासरण संवहन के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल्स की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहां पे हम ले सकते हैं एरिएशन। एरिएशन, वातन। एरिएशन की अगर अपन बात करें तो इसमें बेसिकली जो हम बात करते हैं O2 एंड CO2 के लिए बात करते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। तो सीड जर्मिनेशन में O2 की आवश्यकता है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पे मोबिलाइजेशन में ऑक्सीडाइजेशन करवा रहे हैं, रेस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन ही कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से O2 की सांद्रता की जरूरत है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि O2 की उच्च सांद्रता पे कुछ एंजाइम्स एंड कुछ हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ती हैं, जो कि मोबिलाइजेशन में या मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो O2 की हमको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। CO2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे CO2 जो है वो रॉ मटेरियल, CO2 क्या है, रॉ मटेरियल फॉर कैल्विन साइकिल इन फोटो सिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस। और यहीं O2 की हम बात करें तो दैट इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इसका भाग नहीं है, इसका मेन भाग है क्रेब्स साइकिल एंड देन ETS, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको इसकी जरूरत पड़ रही है। वहीं पे एक उल्टा भी हो जाता है, PPP पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो अगर आप उसकी तरफ चले तो यहीं पे कई बार क्या हो जाता है कि स्वांगीकरण चेंज हो जाता है और O2 की जगह क्या होने लग जाता है, CO2। और वहीं कैल्विन साइकिल में भी रुबिस्को द्वारा यही होता है, ऑक्सीडेटिव जो वहाँ पे कार्बोक्सिलीकरण हो रहा था, जिसकी जगह क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इनका जो कंसंट्रेशन है, रेशो, वो जर्मिनेशन में इफेक्ट डालता है। थर्ड वन, लाइट। वो सीड जिन पे लाइट का प्रभाव पड़ता है, दीज आर नॉन एज फोटो ब्लास्टिक सीड्स, क्लियर है। और जिनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है, दीज आर पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक,
और जिन पे नहीं पड़ता दीज आर नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। लेकिन जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें तो सामान्यतः हर प्रकार के जो सीड्स हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे ले ले क्रिप्सेला, एक एग्जाम्पल ले ले जैसे कि चिनोपोडिया स्पीसीज, इन पे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश हो चाहे नहीं हो, तो दीज आर न्यूट्रल फोटोब्लास्टिक। क्लियर है। यहीं पे अगर अपन बात करें चिनोपोडियम क्या, जैसे कि तंबाकू, जैसे कि कई और स्पीसीज जो हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं, उन पे प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश ट्रीटमेंट के बाद ही इनमें जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। लेकिन वहीं अगर अपन एक एग्जाम्पल दे दे, ये दोनों नेगेटिव कीजिए, जैसे कि नाइजीलिया के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपने लाइट दी तो इसमें सस्पेंडेड बढ़ जाएगा, ठीक है, अर्थात इनको जर्मिनेशन के लिए काफ़ी लंबे समय तक कूल टेम्परेचर पे और अंधेरे में रखना इनके लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये चीज़ें मतलब लाइट का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। फिर ले सकते हैं टेम्परेचर, 4th पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः एंजाइम जो है उनकी क्रिया विधि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी में एक पॉइंट हमारा आता है वर्निलाइजेशन, जो कि सीड जर्मिनेशन एंड सीड सेल ग्रोथ की हम बात करें तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्लस हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर लो पे जिब्रेलिन की सांद्रता बढ़ती है, वहीं एब्सिसिक एसिड की सांद्रता कम होती है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है इंक्रीज होता है। और फिर यहीं पे टेम्परेचर से अन्य एंजाइम्स की गतिविधि या मोबिलाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन का भी क्या होता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर अगर टॉलरेंसी में अगर हम कहें कि 60 डिग्री से ऊपर या 0 डिग्री से नीचे जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। एक पॉइंट और हम यहाँ पे ले सकते हैं, वो है सॉइल। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब सीड किस में आ चुका, सॉइल में। तो सॉइल का टेक्सचर, ठीक है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का एरिएशन, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स की मूवमेंट्स, उसके अलावा सीड की उसमें पोजीशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, सीड की गहराई, सॉइल का पीएच, उसमें वाटर लॉगिंग कैपेसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो भी क्या करती हैं, सीड जर्मिनेशन पर इफेक्ट डालती हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद आज हम हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है ऑफ सीड जर्मिनेशन।